स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज के दिन में हमेशा एक बात कहता हूं कि भले ही आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको हमेशा एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। क्योंकि आप अच्छा नागरिक बनते हैं तो एक प्रकार से ये सबसे बड़ी सेवा होती है देश की। तो ये अगर हम कर लें तो मुझे लगता है कि हमारा आधा काम, भारत के डेवलपमेंट की जो भी हम बात करते हैं, वो आधा काम वैसे ही पूरा हो जाता है। खैर, आज मैंने सोचा आपके लिए क्या टॉपिक लाया जाए, तो मुझे लगा कि रेलवे से अच्छा तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको लेकर भी कई बार डिबेट सामने आया है, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम में, और जनरली भी अगर आप देखोगे पब्लिक में अक्सर ये डिबेट रहता है कि क्या ये जो रेलवे लाया गया भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्या ये भारतीयों के लिए था, क्या ये भारत के फायदे के लिए था, किस लिए था? कई ब्रिटिशर्स का ऐसा कहना है कि अगर ये रेलवे, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ना आते तो शायद हमारे पास ये आने में बहुत लंबा समय लग जाता। रियल स्टोरी क्या है, ट्रूथ क्या है इसके पीछे? यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स का एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल था, उसी से मैंने यहां पर लिया है और आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जो हम रेलवे के पर्सपेक्टिव से इस देश के अंदर देख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, आज आपके पास समय है, अगर आप लंबे समय से यूपीएससी की तैयारी की सोच रहे थे, कोई बैच लेने की सोच रहे थे, आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी का जो बैच है सबसे कम दाम पर लेना चाहते हैं, क्योंकि हर इंडिपेंडेंस डे पर सबसे बड़ी सेल स्टडी IQ की आती है, इससे कम दाम पर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो या फिर बैचेस में अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव चेकआउट के टाइम और ये आप सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि ये जो लाइन है ना, उसको आप अच्छे से पढ़िए। देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। वी हैव गिवन इंडिया नॉट ओनली इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बट वी हैव प्रोफाउंडली मॉडिफाइड द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये जो लाइन है दोस्तों, 1911 में ब्रिटेन के अंदर एक वीकली न्यूज़पेपर आता था द स्फीयर नाम से, उनके द्वारा ये छापा गया था। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से बहुत तारीफ कर रहे थे क्राउन की, जो ब्रिटेन के अंदर जो क्राउन है उनकी तारीफ कर रहे थे कि कैसे ब्रिटेन ने भारत को रेलवे दिया है। तो उसमें यहां पर उन्होंने कहा कि भारत को इंटरनल पीस और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ तो दिया ही है ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी, रेलवेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, मतलब अगर आप देखोगे ना तो ब्रिटेन के अंदर हमेशा से यह धारणा रही है और इस चीज को लेकर वो बहुत प्राउडली फील करते हैं कि उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। आपको पता ही होगा ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी, पूरे दुनिया के अंदर कॉलोनीज थी, और कहा भी जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन यूके। तो बेसिकली क्या है कि वो लोग इस चीज को लेकर काफी प्राउड फील करते थे। लेकिन उसके बाद से लेकर जितने भी दशक रहे हैं उसमें अगर आप देखिए तो हमेशा से इस बात को प्रूफ किया गया है कि जो भी कुछ दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा भारत में, वो भारतीयों के लिए नहीं था, वो ब्रिटेन के खुद के इंटरेस्ट के लिए था। और वही चीज मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहां पर अगेन आप देख सकते हो, जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने 1843 में क्या कहा था, जब रेलवे भारत में नहीं आया था, उसकी शुरुआत हो रही थी बनाने की, तब उन्होंने कहा था बिल्डिंग रेलवेज इन इंडिया वुड बी बेनिफिशियल टू द कॉमर्स, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ये लाइन साफ साफ दिखाती है कि ब्रिटेन का रियल इंटेंट क्या था। गवर्नर जनरल ये कह रहे हैं कि जो कॉमर्स है, जो पूरा मार्केट है भारत में, गवर्नमेंट हो गया, साथ ही साथ मिलिट्री कंट्रोल हो गया देश के ऊपर, उसको कंट्रोल करने में रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इट वाज नॉट इंडियंस दैट अर्ज द रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। मतलब कि भारतीयों ने कभी भी यहां पर यह नहीं कहा कि हमें यहां पर रेलवे चाहिए, यह एक्चुअली खुद ब्रिटेन की तरफ से आया था। जो चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ मैनचेस्टर है एंड ग्लासगो है, इसके अलावा जो यूरोपियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एट कलकत्ता एंड बॉम्बे है, उनकी तरफ से यहां पर अर्ज किया था कि भारत में रैपिड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब कि यह साफ दिखाता है कि ब्रिटिशर्स जो रेलवे भारत के अंदर बनाए थे, वो भारत के
रिसोर्सेस पर बेसिकली निशाना साधना चाहते थे। भारत के पास जो रॉ मटेरियल था उसको वो कैसे यूटिलाइज कर सकें, ये मेन इंटेंशन था ब्रिटेन का। ये कभी नहीं था कि वो भारतीयों के लिए फायदा उठाएंगे। वो मैं आपको धीरे धीरे प्रूफ करूंगा, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड उनका जो मोटिव था इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो इंपोर्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्ट द चीपली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि ब्रिटेन का मेन इंटेंशन यही था कि भारत से जो सस्ते रॉ मटेरियल होते हैं, जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं, उसको बाहर भेजा जाए, विदेश भेजा जाए, और विदेश से जो सस्ते दाम पर जो चीपली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भारत के अंदर लाया जाए। ये जो पूरा खेल चला ना, इसी ने एक प्रकार से देश का बहुत नुकसान किया। अब पहले मैं आता हूं कि आखिरकार रेलवेज को बिल्ड किसने किया था, किसका पैसा लगा था। देखिए 1840s में आप देखोगे तो सबसे पहली बार ब्रिटेन की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, उन्होंने यहां पर फंडिंग दिया था और वही कंट्रोल करते थे जो पूरा रेलवे है जो कि बना था अंटिल 1947। मतलब जब देश आजाद हुआ फाइनली 1947 में, तब जाकर भारत की सरकार के पास इसका कंट्रोल आया। लेकिन तब तक अगर आप देखिए तो ब्रिटेन की जो कंपनीज हैं वही रेलवे को कंट्रोल करती थी एक तरह से। और देखिए इसके पीछे कितना ज्यादा इविल इंटेंशन है, मैं आपको इससे इस पर्टिकुलर चीज से बताता हूं। देखो मैंने आपको बोला ब्रिटेन की जो कंपनीज हैं, जो यूके के अंदर कंपनीज हैं, उन्होंने अपना पैसा भारत के अंदर लगाया। क्यों? ताकि यहां पर भारत में रेलवे बनाया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रेलवे बनाने के लिए उनको यहां पर गारंटीड रिटर्न दिया गया था। मतलब कि भले ही रेलवे का प्रॉफिट हो, लॉस हो, इट डजंट मैटर, यहां पर जिन्होंने भी ब्रिटेन की कंपनीज ने, ब्रिटेन के लोगों ने पैसा निवेश किया था इंडियन रेलवे में, उनको लगातार यहां पर रिटर्न मिलता रहेगा। और ये इसका भार किसके ऊपर जाएगा? वो जाएगा इंडियन टैक्स पेयर्स के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी ब्रिटेन से पैसा आता था रेलवे बनने में, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाता था कि 4-5% इंटरेस्ट लेकर वो चले जाते थे। वो ह्यूज रिटर्न लेते थे, ह्यूज पैसा चाहिए था उनको रिटर्न में, और ये गारंटीड था। और वो कहां से गारंटीड था? स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भारत सरकार है। और भारत सरकार के पास पैसा कहां से आता? अगेन जो यहां पर टैक्स पेयर हैं। आपको पता ही है किस तरह से ब्रिटेन के जो सरकार थी भारत में, वो यहां पर भारत के लोगों से पैसा लेती थी टैक्स के नाम पर और भी कई चीज के नाम पर। अंडर दिस यहां पर क्या है, जो गारंटी सिस्टम मैंने आपको बताया, प्राइवेट कंपनीज वेर प्रॉमिस्ड एन इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यही अपने आप में प्रूफ करता है कि ब्रिटेन कितनी भारत की सेवा करके गया है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो यूरोपियंस हैं और जो यूरोपियन कंपनीज हैं, उनको तो बहुत फायदा हुआ ट्रेड से, लेकिन वहीं जो इंडियंस हैं उनका पूरा बिजनेस जो है चौपट हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जो रेलवे बनाया गया था उसमें मेन चीज ये था कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए। मतलब कि गुड्स के लिए बेसिकली ट्रेनों का साधन रखा गया था। और अगेन वो इसीलिए था ताकि यहां पर ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो सके, सस्ते दाम पर जो रॉ मटेरियल्स थे उसको भारत से बाहर ले जाना था, यही मेन इंटेंशन था। और इसी की वजह से जो ब्रिटेन की सरकार है उन्होंने और ज्यादा कंट्रोल किया 1880 में, और आगे चलकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होता है उसको भी रेलवे के अंदर ये लोग लेकर आए। और देखिए मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि कोई भारतीय, मान लो अगर कोई चीज भारत के अंदर बन रही है और अगर कोई भारतीय उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर वो पैसा लगाना चाहता है रेलवे में, तो पता है आपको भारतीय इंटरप्राइजेस को वहां पर नहीं शामिल करने दिया जाता था। मतलब कि जो भी रेलवे का खर्चा होगा, जो भी उसको बनाया जाएगा, वो सारा पैसा ब्रिटेन की तरफ से आता था। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो भी मुनाफा है, सब कुछ है, वो भी ब्रिटेन के पास ही जाएगा। इस तरह से चीजें की गई थी ब्रिटेन के द्वारा। अब देखिए क्या होता है यहां पर कि जब रेलवे भारत में आया, धीरे धीरे वो एक्सपैंड होने लग गया, तो इसकी वजह से भारत एक प्रकार से ग्लोबल मार्केट में आ गया। अब ग्लोबल मार्केट में आने की वजह से क्या होता है कि अगेन अगर आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखोगे तो 1991 के बाद से हमने जो एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे, तो इससे भारत को काफी फायदा हुआ था। तो भारत अगर ग्लोबल मार्केट में आ रहा है तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि इससे भारतीयों को फायदा हुआ होगा, लेकिन नहीं। यहां पर अगेन आप देख सकते हो जो ग्लोबल मार्केट में भारत कूदा रेलवे आने के बाद, इसकी वजह से हमारा जो रॉ मटेरियल है जो सस्ते दाम पर, जैसे ग्रेन, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन, टी, जूट, ये सब हम सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट करने लग गए। लेकिन जो हमारे आर्टिशंस थे, जो भारत इतना माना जाता था अपने इंडिजिनियस आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से, कई सदियों से चलती आ रही थी चीजें, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? इसका मेन कारण था कि विदेशों से बहुत सस्ते दाम पर जो सॉफ्ट टॉयज हैं, छोटे छोटे गुड्स हो गए, ये सारी चीजें हैं, उसको भारत के अंदर लाया जाता था। तो लोग सस्ते दाम पर वो खरीदना चाहते थे, और जो भारत में हमारे आर्टिशंस हैं वो जो बनाते थे चीजें, उनको कोई नहीं खरीदता था। तो इसकी वजह से हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है ये वाली, वो खत्म हो गई। वहीं अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करोगे तो आप देख सकते हो
1750 में जितना भी दुनिया में जितना भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता था उसका 25% अकेले भारत प्रोड्यूस करता था। लेकिन आपको पता है 1900 आते आते ये परसेंट गिरकर हो गया सिर्फ 2%। सोच के देखिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ भारत की इंडस्ट्रीज को। इट वाज थॉट कि एटलीस्ट चलो फार्मर्स को तो फायदा होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये जो एग्रीकल्चर गुड्स है, वो हम एक्सपोर्ट करने लगे बड़े स्तर पर। तो आपको लग रहा होगा तो इससे फार्मर्स को तो फायदा हुआ होगा एटलीस्ट, लेकिन आपको पता है वो भी नहीं हुआ। क्योंकि इसमें क्या होता था, बिचौलिए होते थे, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ज्यादा फायदा हुआ। और ये ट्रेडर्स कौन थे? अगेन ये ब्रिटिशर्स ही थे। तो फार्मर से वो बहुत सस्ते दाम पर ले लेते थे और उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। तो अगेन एग्रीकल्चर गुड्स में भी जो भी फायदा होता था वो भी यहां पर ब्रिटिशर्स को होता था। देखिए आगे चलकर क्या होता है कि जब रेलवे का काफी बड़ा विस्तार भारत में हो जाता है तो इसकी वजह से धीरे धीरे रेलवे का रेवेन्यू भी इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि जो टिकट के प्राइसेस वगैरह हैं ट्रेन के, वो यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1919 में जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना है कि हमारे देश का जो जीडीपी, अगर आप नेशनल इनकम देखोगे तो उसका 3.2% रेलवे से आता था 1919 में, लेकिन ये बढ़कर हो गया 4.9% बाय 1939। मतलब लगातार रेलवे का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ये इंक्रीज क्यों हो रहा था? यहां पर रेलवे के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि भारत में तो उस समय आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा गरीबी थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो वहां पर ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्चुअल में जो रेलवे बना था उसमें भारतीयों को फायदा ही नहीं होता था, क्योंकि यहां पर अगेन जो ज्यादातर बेनिफिट्स हैं वो ब्रिटिशर्स ही उठाया करते थे। अगर मान लो कोई रेलवे है, ठीक है, कोई ट्रेन जा रही है, तो उसमें से कुछ ही एक आध डब्बे यहां पर लगा दिए जाते थे भारतीयों के लिए, और बाकी जो अपर क्लास जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज करते हुए देखने को मिलेगी। सो यहां पर जरूरत थी कि ट्रेन के दाम, ट्रेन के जो चार्जेस हैं, टिकट के चार्जेस हैं, उसको गिराया जाए, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया। लेकिन वो ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। देखो थियरी में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक प्रकार से आपको रेवोल्यूशनरी देखने को मिलेगी। जो रेलवे आया भारत के अंदर, तो यूजुअली क्या होता है जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे भारत में अभी हम बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, तो इसकी वजह से क्या होता है आसपास व्यापार बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, तो यहां पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन भारत में ये उल्टा होने लग गया। यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्री, जो साउथ अमेरिका के अंदर जो कई सारे कंट्रीज हैं, मैक्सिको, ब्राजील, उरुग्वे, जहां पर कॉलोनियल पावर्स रूल नहीं करती थी, वहां पर अगर आप देखोगे तो रेलवे की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है एवरेज, वो 110% इंक्रीज होने लगा 1870 से लेकर 1910 के बीच में। और वहीं भारत का कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 31%। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटेन की प्रायोरिटीज थी भारत के अंदर, उससे भारतीयों को कोई भी फायदा नहीं होता था। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए 2019 में यूके के अंदर एक सर्वे किया गया था। उनसे पूछा गया था वहां के सिटीजन से कि आपका क्या सोचना है भारत को लेकर, कि जो ब्रिटेन की एम्पायर थी क्या वो भारतीयों के लिए अच्छा की थी, क्या की थी। उसमें आप देख सकते हो 32% ऐसे रेस्पोंडेंट्स हैं, उनका कहना है कि उनको तो काफी प्राउड फील होना चाहिए ब्रिटिश एम्पायर से। इनफैक्ट काफी सिमिलर नंबर 30% के आसपास ऐसे भी लोग हैं, उनका कहना है कि ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज अपनी बनाई थी, जैसे भारत हो गया, तो उसकी वजह से इन देशों को काफी ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन जो रियलिटी में आपको बोल रहा था कि जो रियलिटी है वो कोसों दूर है इन सारी चीजों की वजह से। और काफी सारे लोग इनफैक्ट आज ये भी मानते हैं कि अगर भारत में ब्रिटेन रेलवे लेकर नहीं आया होता तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता इतना जल्दी रेलवे आना। देखो हो सकता है वो बात ठीक हो एक तरह से कि रेलवे उस समय जल्दी नहीं आता, लेकिन देखो यहां पर मैं आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो अक्सर लोग डिबेट करते हैं ना कि रेलवे आने से भारत को फायदा हुआ। देखो कोई भी चीज अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है किसी भी जगह पर, भारत में नहीं पूरे दुनिया में कहीं भी आता है, तो उसकी वजह से उसका बेनिफिट मिलता है इकोनॉमिक टर्म्स में। लेकिन वो बेनिफिट कितना मिलता है हमें ओवरऑल फाइनल आउटकम के तौर पर देखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ओवरऑल ऐसे बाहरी तौर पर देखने से लगेगा कि रेलवे भारत में आया है तो इससे भारतीयों को काफी फायदा हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में भारतीयों को वो फायदा नहीं हुआ था। वही चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता था। यहां पर अलग अलग जो डेटा है और जो चीजें हैं उसके माध्यम से, एंड आई होप कि आपको रियलिटी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और डेटा के टर्म्स में आप बात कर सकते हो। एंड जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है आज, तो उसका थीम क्या है? सरकार ने
नहीं, थीम क्या रखा है इस बार ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, दिस इज द लास्ट डे टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल आवर बैचेस। कोई भी लेना हो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर, और चेकआउट के टाइम आप ये कोड इस्तेमाल करके ले सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।